हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। यूपीएससी हिंदी द्वारा यूपी पीसीएस प्री 2023 के लिए चलाई गई इस टेस्ट सीरीज के पार्ट 6 को डिस्कस कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी के प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। आज की ये क्लास इस पार्ट की लास्ट क्लास होगी। इसके पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज का अगला जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी यूएन हैबिटेट का मुख्यालय कौन सा है, या फिर यूएन हैबिटेट का मुख्यालय जो है, जो इसका हेडक्वार्टर है, वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन इसमें हम देख लेंगे। ऑप्शन ए है नैरोबी, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है जिनेवा और ऑप्शन डी है न्यूयॉर्क। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि नैरोबी। देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम जो है मानव बस्तियों और सतत शहरी विकास के लिए जो है कि ये एक संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम है और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1978 में नैरोबी केन्या में हुई थी और इसका मुख्यालय भी नैरोबी में है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। और इसके द्वारा अभी हाल ही में जो है देख लेंगे, इसके द्वारा अभी हाल ही में पोलैंड में आयोजित वर्ल्ड अर्बन फोरम के 11वें सत्र के साथ जो है एक रिपोर्ट जो है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो इसके द्वारा जो है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट अभी हाल में रिपोर्ट 2022 अभी हाल में इसके द्वारा जारी की गई है और इसका मुख्यालय जो है वो नैरोबी केन्या में है। और ये वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि शहरी क्षेत्र जो है 70% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। शहरी क्षेत्र को जो है कि 70% ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर कहाँ स्थित है। और इसमें ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी है साइबेरिया, सी है जिनेवा और डी है पेरिस। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिनेवा। देखेंगे लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर को देख लेंगे तो ये जो है एक जटिल मशीन है जिसे जो है कि कणों का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। और देखेंगे यह जो है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली पार्टिकल कोलाइडर है और इस साल जुलाई 2022 से ये काम करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे जो है कि जिनेवा स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च द्वारा बनाया गया है। तो देख लेंगे कहाँ स्थित है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जिनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स IAF ने हाल ही में 22 जुलाई को जो है कि 4 MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रनों को किस वर्ष तक समाप्त करने की योजना बनाई है। यानी भारतीय वायुसेना द्वारा जो है कि 4 MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रनों को कब तक जो है कि समाप्त करने की योजना बनाई गई है भारतीय वायुसेना के द्वारा। और इसमें हम ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन ए है 2027, ऑप्शन बी है 2023, ऑप्शन सी है 2026 और ऑप्शन डी है 2025। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 2025। देखेंगे भारतीय वायुसेना द्वारा जो है कि 2025 तक 4 MiG-21 लड़ाकू स्क्वाड्रनों को जो है कि समाप्त करने की योजना बनाई गई है। वर्तमान में अगर हम देखें इंडियन एयरफोर्स के पास तो 70 MiG-21 विमान है और 50 जो है 70 MiG-21 विमान है और 50 देख लेंगे MiG-29 संस्करण के विमान है। तो अभी भारतीय वायुसेना के पास देखें तो जो है कि 70 MiG-21 विमान और 50 जो है कि MiG-29 संस्करण के विमान है। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे 2025 तक जो है 4 MiG-21 लड़ाकू विमानों को समाप्त करने की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
अगला है कि जुलाई 2022 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मंकी पॉक्स के प्रकोप को PHEIC यानी कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया। PHEIC में सी का क्या अर्थ है? तो इसकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी सी का इसमें अर्थ है कंसर्न यानी कि चिंता, और इसमें हम विकल्पों को देखें तो ए है चिंता, बी है दीर्घकालिक, सी है समुदाय और डी है केंद्र। तो इसमें सी का क्या अर्थ हो जाएगा? सी का अर्थ हो जाएगा कंसर्न यानी कि चिंता, और इस प्रकार इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेंगे कि WHO ने, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने जो है कि वैश्विक मंकी पॉक्स के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल यानी कि PHEIC घोषित किया है, जो महामारी से केवल एक कदम महामारी से वो नीचे है, और अधिकांश मामले जो इसमें आ रहे हैं मंकी पॉक्स के वो यूरोप और अफ्रीका के देशों में आ रहे हैं। तो इसमें सी का अर्थ हो जाएगा चिंता। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो HDFC है, उसने किस बैंक से 19.5% हिस्सेदारी के शेयर खरीदकर अपनी उद्यम पूंजी सहायक HDFC वेंचर कैपिटल लिमिटेड यानी HVCL का अधिग्रहण करेगा? तो इसमें यह प्रश्न कह रहा है कि HDFC जो है वो किस बैंक के साथ 19.5% हिस्सेदारी के शेयर खरीदेगा और HVCL का अधिग्रहण करेगा। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए है यस बैंक, बी है भारतीय स्टेट बैंक, सी है पंजाब नेशनल बैंक और डी है एक्सिस बैंक। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। देखेंगे हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि जो HDFC है वो भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की कंपनी में 19.5% की हिस्सेदारी खरीदकर HVCL का अधिग्रहण करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला है कि दुनिया भर में अर्थ ओवरशूट दिवस 2022 कब मनाया गया? और इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे कि अर्थ ओवरशूट दिवस 2022 कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 28 जुलाई 2022, बी है 24 जुलाई 2022, सी है 27 जुलाई 2022 और डी है 25 जुलाई 2022। तो देखेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2022 में जो है कि अर्थ ओवरशूट दिवस जो मनाया गया वो 28 जुलाई को मनाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अर्थ ओवरशूट दिवस की मेजबानी और गणना जो की गई वो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा की गई। ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क द्वारा जो है कि इसकी मेजबानी की गई। तथा हम देखें अर्थ ओवरशूट दिवस को तो ये जो है कि अंतर्राष्ट्रीय शोध संगठन ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की एक पहल है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि ये जो मनाया गया 28 जुलाई 2022 को अर्थ ओवरशूट दिवस मनाया गया। अगला हम देखेंगे। अगला है इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग के अनुसार भारत ने सूची में 52 देशों में से डैश रैंक हासिल किया, जबकि डैश ने एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसमें यह बताना है कि एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग के अनुसार जो है कि भारत का कौन सा स्थान है तथा इसमें शीर्ष स्थान किसका है। अब हम विकल्पों को देख लेंगे। विकल्प ए है 36वां और मैक्सिको, बी है 40वां और इंडोनेशिया, सी है 36वां और ताइवान और डी है 20वां और मैक्सिको। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि हम देखें तो इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग के अनुसार भारत ने सूची में 52 देशों में से 36वां या 36वीं रैंक हासिल की, जबकि शीर्ष स्थान पे मैक्सिको ने जो है एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित
एक्सपेक्ट इनसाइडर 2022 का। तो इसका मुख्यालय हम देख लेंगे, इसका मुख्यालय जो है, जिसने जो है कि ये रैंकिंग निकाली है, तो इसका मुख्यालय जो है वो जर्मनी में है। अगला प्रश्न देख लेंगे। अ, हाल ही में जुलाई 2022 में किस संगठन ने ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण के लिए ग्रीनको जीरोसी प्राइवेट लिमिटेड यानी ग्रीनको के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? और ऑप्शन देखेंगे, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, यानी बी देख लेंगे भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, सी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और डी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ओएनजीसी। ओएनजीसी। और देखेंगे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जो है नई दिल्ली में ग्रीनको जीरोसी प्राइवेट लिमिटेड यानी ग्रीनको के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओएनजीसी को देख लें तो ओएनजीसी का जो मुख्यालय में है वो नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला देखेंगे कि जुलाई 2022 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई ने ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एनर्जीज बिडको लिमिटेड द्वारा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड यानी टीपीआरईएल में हिस्सेदारी अधिग्रहण को मंजूरी दी। तो देख लेंगे इसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को मंजूरी दी गई है, और इसमें हम ऑप्शन देखेंगे 14.98%, बी है 11.43%, सी है 10.87% और डी है 18.23%। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 11.43%। देखेंगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने जो है ग्रीन फॉरेस्ट न्यू एनर्जी बिडको लिमिटेड यानी ग्रीन फॉरेस्ट द्वारा टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में 11.43% की हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइए जिसने हाल ही में जुलाई 2022 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। और ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन ए है झूलन गोस्वामी, बी है मिताली राज, सी है मेघना सिंह और डी है करुणा विजय कुमार जैन। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी करुणा विजय कुमार जैन। देखेंगे 25 जुलाई 2022 को जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में रहने वाली भारतीय क्रिकेटर जो कि बल्लेबाज के साथ साथ जो है कि विकेट कीपर भी हैं, करुणा विजय कुमार जैन ने जो है कि क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है और इनकी उम्र जो है 36 वर्ष है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला प्रश्न इसमें हम देख लेंगे कि जुलाई 2022 में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF और CC ने घोषणा की कि भारत के 5 नए आर्द्रभूमि मिले, यानी भारत में जो है कि 5 नए आर्द्रभूमि स्थल की घोषणा हुई तथा कुल रामसर साइटों की संख्या जो हो गई वो 49 से बढ़कर 54 हो गई। और निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट उनके राज्य के साथ गलत तरीके से मेल खाती थी? तो इसमें देख लेंगे, एक तरफ जो है कि कुछ रामसर साइट्स के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ उनसे संबंधित स्थान दिए हैं। ये बताना है इसमें से कौन सा मिलान गलत है। तो इसमें हम देख लेते हैं विकल्पों में, ए करिकिल पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है, पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में है, सी है पिचवरम मैंग्रोव पश्चिम बंगाल और डी है सांख्य सागर मध्य प्रदेश। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी ये जो है कि वो सही मेल नहीं खाता है। इसमें हम देखेंगे जो पिचवरम मैंग्रोव है वो पश्चिम बंगाल में स्थित ना होकर के तमिलनाडु में स्थित है और ये तमिलनाडु में स्थित दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। तमिलनाडु में स्थित पिचवरम मैंग्रोव जो है वो दूसरा सबसे बड़ा यहाँ का मैंग्रोव वन है। देखेंगे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय महत्व के 5 नए आर्द्रभूमियों को जो है कि नामित किया था तथा रामसर सम्मेलन में आर्द्रभूमि सम्मेलन के तहत जो है रामसर स्थलों की जो कुल संख्या हो गई थी वो 49 से बढ़कर 54 हो गई थी। हम इसमें देखेंगे इसको जो है कि करंट से रिलेट करके देख लेंगे इस प्रश्न को। देखेंगे जुलाई 2022 में जो रामसर साइटों की संख्या थी वो
49 से बढ़कर 54 हो गई है। और जिस हिसाब से हम करंट पढ़ेंगे तो उसको सर्च करके देख लेंगे कि मतलब वर्तमान में साइट्स की संख्या कितनी है। बाकी हम अन्य ऑप्शन को देख लें तो करिकिली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। दूसरा हम देखें पाला को, तो पाला आर्द्रभूमि जो है वो मिजोरम की सबसे बड़ी प्राकृतिक आर्द्रभूमि है। और साक्य सागर को देखें तो साक्य सागर जो है कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि टाटा एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी प्रदान करने के लिए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ हाल ही में 2022 में जुलाई में किस पेमेंट्स बैंक ने भागीदारी की थी। और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे। ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट बैंक, बी है एनएसडीएल पेमेंट बैंक, सी है पेटीएम पेमेंट बैंक और डी है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। देखेंगे आईपीपीबी है जो है यानी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जो है इसके ग्राहकों को टाटा एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी प्रदान करने के लिए जो है टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ जो है कि भागीदारी की है। और इस नीति के तहत राज्य के नागरिकों को कवर करने के लिए गोवा के सभी डाकघरों में 15 जुलाई से एक विशेष अभियान भी शुरू किया गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला देखेंगे कि जुलाई 2022 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट के अनुसार भारत की बुजुर्ग आबादी में 14.9% पहुंचाने का अनुमान है और 2036 में युवा आबादी जो है वो इतने प्रतिशत घट जाएगी। तो इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन, और पहला हो जाएगा इसमें ए 2030 और 22.7%, बी है 2025 और 19.2%, सी है 2036 22.7% और डी है 2025 और 30.8%। और इसमें देखेंगे जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 2036 और 22.7%। यहाँ इसको हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी को। देखेंगे जुलाई 2022 में जारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की जो पहले यूथ इंडिया 2022 इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की बुजुर्ग आबादी 2036 में 14.9% तक पहुंचने का अनुमान है और 2036 में युवा आबादी जो है वो 22.7% में घट जाएगी। इस प्रकार इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे जो मॉस्पी है यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन जो मंत्रालय है उसने जो है कि यूथ इंडिया 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट अभी जारी की है और इसमें ये कहा गया है कि युवाओं की आबादी में गिरावट शुरू हो गई है, क्योंकि अगर हम 2021 से 2036 के दौरान देखें 2021 से जो है कि 2036 के दौरान देखें तो बुजुर्गों की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि होने की उम्मीद बताई जा रही है। अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न है कि जुलाई 2022 में आयोजित भारत अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप पर 17वें भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सही हैं। तीनों कथनों को पहले पढ़ेंगे। पहला कथन कह रहा है कि भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर भारतीय उद्योग परिसंघ जो है एग्जिम बैंक कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। दूसरा है कि NTPC लिमिटेड और मोरक्कन एजेंसी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी यानी मासेन ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और तीसरा है कि भारत के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और नामीबियाई पुलिस फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान जो है उसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसमें से बताना है इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। और देख लेंगे ए 1 2 3, बी है 1 और 2, सी है 2 और 3 और डी है केवल 1 और 3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 1 2 3 तीनों जो कथन है वो सही है। देखेंगे अभी कि भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर जो है भारतीय उद्योग परिसंघ
एक्सिम बैंक सम्मेलन जो है 19 से 20 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में हाइब्रिड प्रारूप में जो है आयोजित किया गया। तो इस प्रकार ये पहला कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फिर हम देखेंगे कि एनटीपीसी पहले जो है कि ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में जाना जाता था और मासेन ने अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये दूसरा कथन भी सही है। और देखेंगे नामीबिया और भारत के बीच राजनीतिक मिशन के सदस्यों को जो है कि रोजगार में संलग्न करने के लिए भारत के राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी NFSU और नामीबिया पुलिस फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के बीच जो है कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इस प्रकार ये तीनों कथन सही हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में जुलाई 2022 में सबसे अधिक वेतन पाने वाले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में कौन उभरा है। तो देखेंगे इसके CEO के रूप में कौन चुने गए हैं और ए देखेंगे मोहित मल्होत्रा, बी है सौगत गुप्ता, सी है संजीव मेहता और डी है संजीव पुरी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी सौगत गुप्ता। देखेंगे सौगत गुप्ता को तो भारत की कंज्यूमर गुड्स कंपनी मैरिको लिमिटेड के MD और CEO के रूप में जो है कि इन्हें चुना गया है और इनका हम देखेंगे 2022 में इनका कुल वेतन जो है 2011 की तुलना में 2011 में इनका कुल वेतन लगभग वित्त वर्ष का इनका कुल वेतन हम लगेंगे लगभग 14 करोड़ था और ये जो है कि 2022 में 157% बढ़कर जो है कि लगभग 36 करोड़ के लगभग हो गया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो है कि CEO के रूप में कौन चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने हाल ही में स्पेन के बेनास्क में आयोजित 41वां विलाडी बेनास्क इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो जो है कि शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है। ए है अरविंद चिदम्बरम, बी है संदीपन चंदा, सी है अभिजीत गुप्ता और डी है गुकेश डी। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी अरविंद चिदम्बरम। देखेंगे भारत के ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने स्पेन के बेनास्क में जो है 41वां विलाडी बेनास्क इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। और इसमें हम दूसरे स्थान पे देखें तो अर्मेनिया के GM रॉबर्ट, देखेंगे अर्मेनिया के GM रॉबर्ट होवन्निस्यान जो है वो दूसरे स्थान पे रहे हैं, ये दूसरे स्थान पे रहे हैं और तीसरे स्थान पे भारत के जो GM रौनक हैं वो तीसरे स्थान पे रहे हैं। तो भारत के रौनक जो है जो ग्रैंड मास्टर जो है वो तीसरे स्थान पे रहे हैं तथा दूसरे स्थान पे जो है कि रॉबर्ट होवन्निस्यान रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि भारतीय GM जो है कि ग्रैंड मास्टर किसको चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया। और ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए है 22 जुलाई 2022, बी है 25 जुलाई 2022, सी है 23 जुलाई 2022 और डी है 21 जुलाई 2022। तो हम देख लेंगे राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 कब मनाया गया और ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि 23 जुलाई 2022। देखेंगे 23 जुलाई 1927 को जो है 23 जुलाई 1927 को इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो IBC है, IBC जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है उसने जो है उससे जो है कि प्रसारित पहले रेडियो प्रसारण के उपलक्ष्य में जो है भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2022 को 23 जुलाई को मनाया गया। और IBC क्या थी तो ये जो है कि महाराष्ट्र में स्थित जो है कि एक निजी रेडियो स्टेशन था। उसी प्रकार हम देखेंगे बॉम्बे के रेडियो क्लब ने जो है कि जून 1923 में भारत में पहली बार प्रसारण किया। और 2022 में देखें तो ऑल इंडिया रेडियो जो है AIR
ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की 95वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 95वीं वर्षगांठ मनाई गई है और इसे जो है ऑल इंडिया रेडियो को पहले जो है कि आईबीसी यानी कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी ERSS के साथ वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो यहाँ देखेंगे भारत का पहला राज्य ये कौन सा है? ऑप्शन इसमें देख लेंगे। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात और डी है हिमाचल प्रदेश। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि हिमाचल प्रदेश। देखेंगे हिमाचल प्रदेश जो है वो व्हीकल लोकल ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला जो है कि पहला भारतीय राज्य बन गया है। और इसका उद्घाटन जो किया गया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा शिमला में किया गया। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में किसने जापान के कैंटो में मोमोटा को हराकर पेट्रोनॉस मलेशिया ओपन 2022 एक BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल जीता है? तो देख लेंगे बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल में को किसने जीता है। ऑप्शन इसमें ए है युगो कोबयाशी यानी जो जापान के हैं, बी है ताकुरो होकी जो चीन के हैं, सी है फजर अल्फियन जो इंडोनेशिया के हैं और डी है विक्टर एसेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी विक्टर एसेल्सन जो कि डेनमार्क के हैं। देखेंगे BWF वर्ल्ड टूर सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट जो पेट्रोनॉस मलेशिया ओपन 2022 का जो आयोजन किया गया वह जो है कि 28 जून से 3 जुलाई 2022 तक किया गया। और ये कहाँ किया गया? ये मलेशिया के कुआलालंपुर में ये किया गया। और देखेंगे विश्व के नंबर 1 पुरुष एकल जो है शटलर डेनमार्क के विक्टर एसेल्सन ने जो है जापान के केंटो मोमोटा को हराकर अपना पहला पेट्रोनॉस मलेशिया ओपन 2022 का खिताब जीता। तो जीता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कि जुलाई 2022 में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा जारी की गई पुस्तक बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑन उत्तराखंड के लेखक का क्या नाम है? तो इसमें हम देखना है कि उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी उनके द्वारा एक पुस्तक जारी की गई बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड और उसके लेखक का नाम क्या है? ऑप्शन इसमें देखेंगे। ऑप्शन ए है अनिल स्वरूप, बी है आराधना जौहरी, सी है उदयन मित्र और डी है राघव चंद्र। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आराधना जौहरी। देखेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है IAS की पूर्व अधिकारी आराधना जौहरी द्वारा लिखित बियॉन्ड द मिस्टी व्हील टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। और ये जो पुस्तक है ये उत्तराखंड के जो पुराने मंदिर हैं जिन्हें देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है उसकी सुंदरता का परिचय ये पुस्तक देती है। और ये पुस्तक जो है कि उत्तराखंड के में जो है कि धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देगी क्योंकि ये उत्तराखंड के मंदिरों से जुड़े इतिहास को, वास्तुकला को, लोक कथाओं को तथा पौराणिक कथाओं को जो है कि इस पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। तो इस प्रकार ये उत्तराखंड में जो है कि धार्मिक पर्यटन को भी एक प्रकार से ये बढ़ावा देगी। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पुस्तक की जो लेखिका है वो आराधना जौहरी हैं। नेक्स्ट है कि उस मंत्रालय का नाम बताइए जिसने हाल ही में जुलाई 2022 में नई दिल्ली में बाल रक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया। और ऑप्शन देखेंगे। ए है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी है आयुष मंत्रालय, सी है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और डी है गृह मंत्रालय। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि आयुष मंत्रालय। देखेंगे केंद्रीय आयुष मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल द्वारा जो है नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान यानी AIIA में
बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया और इसी के साथ ही साथ बाल रक्षा मोबाइल ऐप भी यहाँ लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे इस ऐप का उद्देश्य क्या है, तो इस ऐप का जो उद्देश्य है वो जो है आयुर्वेद के माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा माता-पिता को जागरूकता फैलाने में प्रोत्साहन देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, अगला है कि हाल ही में किस संगठन ने हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल परियोजना के लिए 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो देख लेंगे कि हिमाचल प्रदेश को जो है कि सुरक्षित पेयजल परियोजना के लिए 93.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है। और इसमें ए है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक, बी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, सी है विश्व बैंक और डी है एशियाई विकास बैंक। और इसमें जो हम ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने जो है कि हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश में सुरक्षित पेयजल के लिए लगभग 96.3 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 770 करोड़ रुपए, लगभग 770 करोड़ रुपए के ऋण को जो है कि इसके द्वारा मंजूरी दी गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। अब देख लेंगे एशियाई विकास बैंक को। तो एशियाई विकास बैंक को देखेंगे, स्थापना जो हुई थी वो 1966 में हुई थी। उसी प्रकार इसका जो हेडक्वार्टर है वो मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और इसके सदस्यों की संख्या 68 है और इन 68 सदस्यों में से जो है 49 जो सदस्य हैं, 49 जो सदस्य हैं वो एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है कि चीन ने हाल ही में जुलाई 2022 में किस रॉकेट से अपने स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन तियांगोंग में 3 मॉड्यूलों में से दूसरा वेंटियन लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो वेंटियन लैब मॉड्यूल जो है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, और ए है लॉन्ग मार्च 4A, बी है लॉन्ग मार्च 5B/3, सी है लॉन्ग मार्च 2C और डी है लॉन्ग मार्च 2F/B3। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे चीन के लॉन्ग मार्च 5B/3 रॉकेट, ये रॉकेट है। रॉकेट ने जो है कि चीन के दक्षिणी द्वीप प्रांत जो है हैनान, चीन का जो दक्षिणी प्रांत है, दक्षिणी द्वीप प्रांत है हैनान, उसके तट पर वेनचांग स्पेसक्राफ्ट लॉन्च साइट से जो है वेंटिकल लैब मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे किस रॉकेट के माध्यम से, तो ये जो है कि लॉन्ग मार्च 5B/3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला है कि किस राज्य ने हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें हम ऑप्शन देखेंगे, ए है तमिलनाडु, बी है गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश और डी है कर्नाटक। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि गुजरात। देखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ ने जो है 36वें राष्ट्रीय खेलों में जो है कि संयुक्त आयोजन के लिए गुजरात सरकार और गुजरात ओलंपिक संघ यानी GOA के साथ जो है कि समझौते पर हस्ताक्षर इसके द्वारा किया गया है। और इसी के दौरान एक लोगो भी लॉन्च किया गया है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी और गिर एशियाई शेर को दर्शाया गया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इस आयोजन, ये जो खेल का जो आयोजन किया गया, इसकी टैगलाइन को देखें तो इसकी टैगलाइन हो जाएगी खेल के माध्यम से एकता का जश्न। खेल के माध्यम से एकता का जश्न, ये इसकी जो है कि टैगलाइन हो जाएगी। तो और हम इसमें देख लेंगे 36वां राष्ट्रीय खेल जो होगा वो गुजरात 2022 के गुजरात के 6 शहरों में 27 सितंबर से
ये निर्धारित है और वो 6 शहर देख लेंगे कि गुजरात की ये आयोजन जो है कि गुजरात के किन-किन शहरों में होगा, 6 शहरों को देखेंगे। तो इसमें देखेंगे गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर। ये 6 शहरों में गुजरात के इसका आयोजन होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट हम देख लेंगे अगला क्वेश्चन। अगला है कि उस देश का नाम बताइए जिसने हाल ही में भारत के साथ वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किस 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 देश के साथ जो है कि भारत ने हस्ताक्षर किए गए हैं भारत के द्वारा? तो ए है दक्षिण अफ्रीका, बी है नामीबिया, सी है अंगोला और डी है जाम्बिया। ये सभी जो है कि अफ्रीका के देश हैं और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि नामीबिया। देखेंगे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा जो है कि नामीबिया के प्रधानमंत्री के साथ जो है वन्यजीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौता जो है किया गया है। और इसमें हम देख लेंगे इस समझौते में जो है कि जो चीते हैं, चीतों पर जो है कि ऐतिहासिक एक समझौता किया गया है तथा इन्हें भारत ले जाने की अनुमति भी इसी समझौते के दौरान दी गई है। और अगर हम देखें तो ये अपनी तरह का पहला जो है कि अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण यानी 2 महाद्वीपों के बीच में स्थानांतरण ये जो है कि एक पहला स्थानांतरण ये देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाल ही में जुलाई 2022 में किस संगठन ने डिजिटल बैंक अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजिम फॉर इंडिया रिपोर्ट जारी की। तो किस संगठन द्वारा जो है कि रिपोर्ट जारी की गई है? ए है नीति आयोग, बी है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सी है भारतीय रिजर्व बैंक और डी है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। और इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखेंगे केंद्र सरकार की जो थिंक टैंक है नीति आयोग उसने जो है कि डिजिटल बैंकों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है तथा इसका शीर्षक जो रखा है वो डिजिटल बैंक्स अ प्रपोजल फॉर लाइसेंसिंग एंड रेगुलेटरी रिजिम फॉर इंडिया यानी कि भारत के लिए लाइसेंसिंग और नियामक व्यवस्था के लिए एक प्रस्ताव जो है कि ये रिपोर्ट जो है कि नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। देख लेंगे नीति आयोग इसका फुल फॉर्म देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका जो हो जाएगा फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? ये रिपोर्ट जो है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी के द्वारा जारी की गई है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जुलाई 2022 में मारियो ड्रैगी ने किस देश में अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखेंगे मारियो ड्रैगी जो थे वो किस देश के प्रधानमंत्री थे जिनके द्वारा जुलाई 2022 में जो है कि इस्तीफा दे दिया गया? ए है नॉर्वे, बी है स्वीडन, सी है पोलैंड और डी है इटली। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि इटली। देखेंगे प्रमुख जो गठबंधन है जो गठबंधन दल है उनका समर्थन वापस लेने के बाद जो इटली के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री थे मारियो ड्रैगी उनके द्वारा जो है कि वहाँ के राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला को अपना इस्तीफा सौंप दिया गया है। तो देख लेंगे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी ये इटली के थे। और लेकिन देखेंगे नए नेता की नियुक्ति होने तक जो है कि वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2022 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने के साथ भारत में तपेदिक यानी कि टीबी के उन्मूलन के लिए डैश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ए है महिला और बाल विकास मंत्रालय
और 2025, बी है पंचायती राज मंत्रालय 2030, आयुष मंत्रालय 2026 और पंचायती राज मंत्रालय 2025। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी पंचायती राज मंत्रालय और 2025। तो देख लेंगे भारत में टीबी को खत्म करने के लिए जो है कि पंचायती राज्य मंत्रालय और केंद्रीय टीबी डिवीजन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इस प्रकार हम देख लेंगे परिवार कल्याण मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के साथ, यहाँ देख लेंगे पंचायती राज्य मंत्रालय के साथ जो है भारत में तपेदिक यानी टीबी के उन्मूलन के लिए 2025 के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी टीबी को खत्म करने का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2025 तक रखा गया है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला है कि हाल ही में जुलाई 2022 में कौन सा देश इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश बन गया। और इंटरपोल को देख लेंगे तो इसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन। तो इसमें हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी है स्पेन, सी है भारत और डी है इंडोनेशिया। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी वो देश जो है कि वो भारत है। देखेंगे सीबीआई इंटरपोल मामले के लिए भारत की नोडल एजेंसी जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो इंटरपोल है इसके जो है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल हो गई है। भारत की ये नोडल एजेंसी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें शामिल होने वाला जो भारत है वो 68वां देश बन गया है। अब हम देख लेंगे इंटरपोल को देख लेंगे, यानी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन को। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1923 में हुई थी। और देखेंगे इसका हेडक्वार्टर लियोन यानी कि फ्रांस में है। और इसके सदस्य देशों की संख्या 195 है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि जून 2022 के महीने में किस राज्य ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन यानी SPMRM की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। तो देखेंगे किस राज्य को इसमें पहला स्थान मिला है। ए है गुजरात, बी है असम, सी इसमें देखेंगे झारखंड और डी है उत्तर प्रदेश। और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि झारखंड। देखेंगे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन की डेल्टा रैंकिंग इसके द्वारा जारी की गई है। और इसमें जो है कि झारखंड ने जून 2022 के महीने में 76.19 स्कोर हासिल किया है। इसी स्कोर के साथ जो है इस डेल्टा रैंकिंग में झारखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। और झारखंड ने समग्र रैंकिंग में आठवां स्थान जो है कि उसने हासिल किया था, लेकिन मई 2022 में उसने इसमें सुधार किया है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि झारखंड। इस क्लास के माध्यम से जो है कि जो पार्ट 6 है इस टेस्ट सीरीज का वो खत्म हो गया। और आगे के जो पार्ट डिस्कस होंगे वो आगे की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।